शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट इस यूट्यूब चैनल पे ही आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिनांक 5 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 5 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विथ कोट ऑफ द डे। तो दोस्तों, आज का कोट ऑफ द डे है, फल की चिंता ना कर, कर्म करते जा। तो कर्म करते चलो बच्चों, फल की चिंता ना करो, ऊपर वाला मालिक अपने साथ है। एक ना एक दिन तो उसको भी झुकना पड़ेगा और आपकी मेहनत को देख के आपको प्रसाद तो देना ही पड़ेगा, उस मालिक को जवाब तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। सो दोस्तों, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। On this beautiful note, let's start our today's session that is 5 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन देख लेंगे कि आज अपन क्या क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इंडिया वाटर वीक अपन ने कब मनाया वो देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा वो देख लेंगे। और हाल ही में फेमस सोशल वर्कर इलाबेन भट्ट जी की कार्यकृति के बारे में जानकारी दे दूंगा, क्योंकि उनका हाल ही में निधन हुआ। और हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना वो भी देख लेंगे। और हाल ही में न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक बुक को किसने लिखा वो भी देख लेंगे। और हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कब से कब तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी वो देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर के रूप में सम्मानित किया गया। और हाल ही में राजस्थान के मानगढ़ धाम को पीएम मोदी जी ने नेशनल मोनूमेंट घोषित किया गया। और दोस्तों, हाल ही में जयपुर पिंक सिटी में ही शुरू किया गया था। और हाल ही में 41वें शारजा, जो कि एक यूएई का शहर है, शारजा इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया वो देख लेंगे। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन से बन गए उनके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में जापान देश ने निहोनशू के लिए जीआई टैग पाने के लिए अप्लाई कर दिया। और हाल ही में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में मेंस कंपटीशन में डीपी मनुजी ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता वो भी देख लेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022 में 22nd ग्लोबल एडिशन दुबई में आयोजित किया गया, उसके बारे में जानकारी दे दूंगा दोस्तों आज के इस शानदार सेशन में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 5 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो हाल ही में 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक किया जाएगा इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन। तो भारत जल सप्ताह के रूप में 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया, ग्रेटर नोएडा यूपी से शुरू किया इंडिया वाटर वीक, जिसकी थीम क्या रखी गई है, सतत विकास और समानता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी। और हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट के रूप में उभर के आई है। और वह बिलोंग्स टू उड़ीसा की है, वो झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी है। और प्रेसिडेंट इलेक्शन में यशवंत सिन्हा जी को हराकर द्रौपदी मुर्मू जी ने बाजी मार ली। और हाल ही में इंडिया वाटर वीक 2022 का भी उद्घाटन ग्रेटर नोएडा यूपी से किया गया है दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था, जिसका टारगेट है 2024 तक इंडिया के हर घर में टैप नल कनेक्शन प्रोवाइड करना। और 2000 वर्ल्ड वाटर डे अपन 22 मार्च को मनाते हैं। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। और हाल ही में हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया था भारत का, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। गोवा यह हर घर जल वाला राज्य है। तो हाल ही में इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन 1 नवंबर से 5 नवंबर तक किया जाएगा भारत जल सप्ताह के रूप में। और दोस्तों, हाल ही में 1 नवंबर को हमने वर्ल्ड वेगन डे मनाया। 1 नवंबर को अपन ने 7 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी का फाउंडेशन डे के रूप में भी मनाया दोस्तों।
तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला फिश म्यूजियम भी कहा जा सकता है, जो कि अभी अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। तो नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए यह पहला पार्क एक्वा पार्क को स्थापित किया जाएगा और राज्य की सभी प्रकार की मछलियां यहाँ पे होंगी। मछुआरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी काम करेगा यह एक्वा पार्क। और दोस्तों यह एक्वा पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा, जो कि 2019 में शुरू किया गया था दोस्तों, पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? देश में मजबूत फिश कल्चर को डेवलप करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क यानी कि फिश म्यूजियम भी कहे जा सकते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में दोस्तों भारत का पहला से याद आया तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया गया। देश का पहला एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया। इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क को गुजरात में शुरू किया। हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में शुरू हुआ। हाल ही में भारत का पहला फुल वुमन ऑपरेटेड प्लांट एफएलओ यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट यह हैदराबाद में शुरू किया गया। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यूके में उत्तराखंड में। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों बात अभी अरुणाचल प्रदेश की है। यहाँ की राजधानी ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मिलिट्री स्कूल का नाम बिपिन रावत, जो कि हमारे भारत के पहले सीडीएस थे, उनके नाम पे रखा गया। और हाल ही में भारत के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में स्टेट बटरफ्लाई के रूप में केसर हिंद के रूप में इसे अरुणाचल प्रदेश के रूप में चुना गया था। और अरुणाचल प्रदेश में ही भारत के पहले वेनेडियम के भंडार मिले थे। और दोस्तों 30% ऑफ टोटल ग्रेफाइट इज लोकेटेड इन एपी इज़ फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। और नामदफा नेशनल पार्क है, सेला सुरंग भी अरुणाचल प्रदेश में ही है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इलाबेन भट्ट जी का निधन हुआ, वह क्या थी? तो दोस्तों फेमस सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता इलाबेन भट्ट जी का निधन हुआ। 89 वर्ष की आयु में इलाबेन भट्ट जी का निधन हुआ। और स्वरोजगार महिला सेवा संघ की संस्थापक थी। 1977 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। 1984 में राइट लिवलीहुड अवार्ड, 2010 में निवानु शांति पुरस्कार और 1986 में गुजरात की गरीब महिलाओं को एम्पावर करने के लिए पद्म भूषण भी मिला है। और 2016 से साबरमती आश्रम की चेयरपर्सन भी थी, राज्यसभा सांसद भी थी, वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र भी थे दोस्तों इलाबेन भट्ट, जो कि एक फेमस सोशल वर्कर थी, जो कि जिनका 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और हाल ही में देश के स्टील मैन के रूप में जाने जाने वाले जमशेद जी ईरानी जी का निधन हुआ। और हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक बीके सिंघल जी का निधन हुआ। बीके से याद आया होगा बीके त्यागी जी का नाम, जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। और हाल ही में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के जनक अब्दुल कादिर जी का निधन हुआ। और हाल ही में जयंती पटनायक जी का भी निधन हुआ, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष भी हुआ करती थी दोस्तों, जयंती पटनायक। हाल ही में इनका भी निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इलाबेन भट्ट जी का निधन हुआ, जो कि फेमस सोशल वर्कर थी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व अभी किसको बनाया गया? तो हाल ही में यूपी में रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। और दोस्तों 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य। और दोस्तों अभी 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को बनाना था, पर अभी यूपी के रानीपुर टाइगर रिजर्व को सरकार से मंजूरी मिल गई। और गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ का था, उसे मंजूरी नहीं मिली। तो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व।
और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। पहला था दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, इसको TX2 यानी कि बाघों की संख्या में दुगनियत लाने के लिए भी अवार्ड दिया गया था। और तीसरा था दोस्तों अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और चौथा हो गया ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। और भारत में टोटल 2967 यानी कि 2967 टाइगर्स है टोटल्स में, जिसमें मध्य प्रदेश में MP में सबसे ज़्यादा है जो कि 526 है, कर्नाटक में 524 है। और 29 जुलाई को अपन टाइगर डे मनाते हैं। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश साकला जी, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। और टाइगर की संख्या को 2022 तक डबल करने का लक्ष्य था। और तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने और डेडलाइन के पहले ही बाघों की संख्या में दुगनियत पाने के लिए इनको TX2, जैसे कि अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी मिला था, वैसा ही अवार्ड एक दोस्तों तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को भी दिया गया। और अभी यूपी में दोस्तों 33वां भारत का एलिफेंट रिजर्व भी बना था, और जो कि यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व था। तराई एलिफेंट रिजर्व बना यूपी में, जो कि भारत का 33वां और यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व माना जाएगा। तो हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक को रेने नाबाजी ने लिखा। तो हाल ही में दोस्तों न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया यानी कि दोस्तों इस बुक में न्यूक्लियर इमरजेंसी और साउथ एशिया में पाक और चाइना के फ्रेंडशिप के वजह से उत्पन्न खतरे पर चर्चा की गई है, जो कि फ्रांसीसी लेखक है दोस्तों रेने नाबाजी। उन्होंने न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक को लिखा और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों करंटली रेने नाबाजी, जिन्होंने अभी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों हाल ही में बॉब डेलिन, जो कि द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक को लिखा। सोजर्ड मरीजन ने, जो कि हमारे इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कप्तान नहीं कोच थे, उन्होंने अभी विल पावर नामक पुस्तक लिखा था। रस्किन बॉन्ड ने लिसन टू योर हार्ट नामक पुस्तक को भी लिखा था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक को रेने नाबाजी ने लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कब से कब तक के बीच में विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो दोस्तों हाल ही में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अभी विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, जिसकी थीम क्या है? करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की करप्शन मिटाने के लिए ही स्थापना की गई थी 1964 में। तो हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच में विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर अभी कौन बन गए थे? सुरेश एन पटेल, और पहले N श्रीनिवासन राव जी थे। तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक के अभी हाल ही में यह सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाए जाने की हाल ही में घोषणा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 31 नवंबर से 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक के हाल ही में इसको मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। विजिलेंस अवेयरनेस वीक विच इज़ डेडिकेट टू आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ट्रिब्यूट देने के लिए अभी विजिलेंस कमीशन ने हाल ही में 31 से लेके हाल ही में अभी दिया गया है दोस्तों दर्जा। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर 2022 के बीच में विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व अमेरिकी सीनेटर जो कि कौन थे, जिनको अभी मरणोपरांत पोस्टमस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया।
तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत पोस्टमनस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बांग्लादेश आज़ादी में उनके योगदान के लिए यह सम्मान प्रेस्टिजियस सम्मान दिया गया, जो कि मरणोपरांत दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों बात अभी बांग्लादेश की है, जिसकी राजधानी ढाका होती है। यहाँ पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है, करेंसी टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हामिद। और हाल ही में वुमेंस एशिया कप 2022 बांग्लादेश में ही आयोजित किया गया था, जिसे भारत ने जीता दोस्तों श्रीलंका को हरा के। और दोस्तों मेंस एशिया कप 2022 को श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। और दोस्तों हाल ही में भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के रूप में मुस्तफिजुर रहमान जी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में वर्ल्ड यूथ क्लाइमेट समिट 2022 का आयोजन बांग्लादेश में ही हुआ था। और दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल, जो कि 6.15 किलोमीटर इतना लंबा है, जिसका नाम रखा गया है पद्मा ब्रिज, जो कि पद्मा नदी पे ही है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश की यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रबाब फातिमा जी हाल ही में अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के रूप में भी नियुक्त की गई थी। और दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के किशोर कुमार दास जी को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हाल ही में IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में बांग्लादेश दुनिया का सबसे पोल्यूटेड देश के रूप में उभरा। भारत इसमें 5वें स्थान पे है। और दोस्तों हाल ही में संप्रीति दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं, मेनामिति मैत्री एक्सरसाइज करते हैं, बोंगो सागर एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के साथ। और दोस्तों 6 दिसंबर को अपन इंडिया और बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में मनाता है। तो हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को पोस्टमनस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल मोनूमेंट यानी कि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों 1 नवंबर 2022 को अभी राजस्थान के मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल मोनूमेंट के रूप में घोषित किया। तो राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है दोस्तों मानगढ़ धाम, इसको ही अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो 1913 में ब्रिटिश सेना के द्वारा मारे गए 1500 आदिवासियों का स्मारक है दोस्तों। और दोस्तों गुजरात राजस्थान की बॉर्डर पर है। तो बात है 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था आदिवासियों द्वारा, जिसका नेतृत्व गोविंद गिरी जी ने किया था। और दोस्तों अभी आंदोलन में ब्रिटिशर्स ने इन पे गोलियां चला दी। इस नरसंहार में दोस्तों काफ़ी 1500 आदिवासी मारे गए थे। और दोस्तों इस नरसंहार को आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि पंजाब अमृतसर में हुआ था, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के मानगढ़ धाम को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर 2022 को हाल ही में नेशनल मोनूमेंट के रूप में अभी हाल ही में घोषित किया गया। और हाल ही में दिल्ली के अनंगताल लेक को भी नेशनल मोनूमेंट का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल मोनूमेंट यानी कि राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। दोस्तों बात अभी राजस्थान की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो कि एक पिंक सिटी के रूप में भी शामिल है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है दोस्तों। और दोस्तों अपने इंडिया की तरफ से 2 ही सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है, जयपुर और अहमदाबाद। और हाल ही में विश्व का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा जयपुर राजस्थान में। यहाँ के CM है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा और राजस्थान के पुलिस कमिश्नर अभी उमेश मिश्रा जी को नियुक्त किया गया था। राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीव यानी कि विश्वास स्वरूपम नामक भगवान शिवजी की 369 फीट ऊंची यानी कि 112 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीव के रूप में भी अभी स्थापित किया गया। और भारत और ओमान देश के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक्सरसाइज राजस्थान के जोधपुर में हुआ। और हाल ही में दोस्तों अल नजह एक्सरसाइज भी हुआ था राजस्थान के जोधपुर में ही। और सभी नागरिकों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया था। और दोस्तों
इस योजना को क्या नाम दिया था? चिरंजीवी योजना, जहाँ पे 5 लाख के इंश्योरेंस कवर से 10 लाख रुपए कर दिया गया था। और राजस्थान में भारत का पहला वुमन ऑपरेटेड कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि नाम से होगा। और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए आंचल योजना भी शुरू किया गया था। और ओम बिरला ने कोटा में सुपोषित माँ 2.0 अभियान को शुरू किया गया था। तो दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल मॉन्यूमेंट राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में 41वें शारजाह इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 41वें शारजाह इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और शारजाह यह यूएई का एक शहर है। और शारजाह शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी जी ने 1 नवंबर 2022 को शारजाह इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसकी थीम क्या थी दोस्तों? स्प्रेड द वर्ल्ड। और इसमें गेस्ट ऑफ कंट्री ऑनर किसे मिला? इटली को मिला। और भारत के दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के रिप्रेजेंटेटिव इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 41 शारजाह इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में। और 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में किसे चुना गया था? मेक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। और हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया था दोस्तों, जो कि पहली बार ही चुना गया था गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। तो हाल ही में दोस्तों 41वें शारजाह इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का आयोजन यूएई में किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो हाल ही में ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट 2022 की मेजबानी केरल राज्य करेगा। तो 25 से 28 नवंबर 2022 के बीच में चलेगा ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट, जो कि जिसकी मेजबानी केरल राज्य करेगा। सबसे बड़े साइकिलिंग टूर्नामेंट में से एक है दोस्तों ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट। और 25 देशों के 200 से ज़्यादा साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगे ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट 2022 में, जिसकी मेजबानी केरल राज्य कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट 2022 की मेजबानी केरल राज्य करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों, हाल ही में भारत और फ्रांस देश को फिर से एक बार अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों, उसी के तहत हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में आर.के. सिंह जी को नियुक्त किया गया। और आर.के. सिंह हमारे एनर्जी मिनिस्टर है। और दोस्तों, फ्रांस के डेवलपमेंट मिनिस्टर क्रिसालो जे को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अभी 5वीं मीटिंग भी नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में कोप 21 में के तहत भारत फ्रांस देशों ने मिलकर स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। और वन एंड ओनली इंटरनेशनल अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में आर.के. सिंह जी को नियुक्त किया गया। और इनके सह अध्यक्ष क्रिसोलो जे जी को चुना गया है, जो कि फ्रांस के डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में कार्यरत है। दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले बल्लेबाज गेंदबाज कौन बन गए? तो दोस्तों, हाल ही में कार्तिक मैयप्पन जी बन गए T20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज। तो दोस्तों, यूएई के 22 वर्षीय लेग स्पिनर है दोस्तों कार्तिक मैयप्पन, जिन्होंने अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है 2022 में, उसमें अभी हैट्रिक लेके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 15वें ओवर में 3 बल्लेबाजों को आउट किया दोस्तों लगातार कार्तिक मैयप्पन जी ने। और दोस्तों, इसी तरह से T20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कार्तिक मैयप्पन बन गए हैं। यूएई के हैं, जो कि 22 वर्षीय लेग स्पिनर है दोस्तों। और दोस्तों, अभी T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले वह 5वें गेंदबाज बन गए। और हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अयान खान जी बन गए। और T20 वर्ल्ड कप 2022 यह 13वां एडिशन है दोस्तों वर्ल्ड कप T20 का, और जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और 2021 वर्ल्ड T20 कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। 2022 वुमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था।
और जहाँ पे हुआ था न्यूजीलैंड में हुआ था। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार वुमेंस क्रिकेट में शामिल किया गया था, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता था फाइनल्स में भारत को हरा के। और रोहित शर्मा 400 टी20 खेलने वाले पहले भारतीय बन गए। कायरन पोलार्ड जी अभी 600 टी20 मैचेस खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। और उनके ही सहकारी ड्वेन ब्रावो जी 600 टी20 विकेट्स लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए दोस्तों दुनिया के। तो हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कार्तिक मैयप्पन जी, जो कि यूएई के 22 वर्षीय लेग स्पिनर है दोस्तों, उन्होंने यह कारनामा करके दिखाया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने निहोंशु के लिए जीआई टैग पाने के लिए अप्लाई किया? तो दोस्तों हाल ही में जापान देश ने निहोंशु के लिए जीआई टैग पाने के लिए अप्लाई किया। तो नई दिल्ली में जापान के राजदूत, जापान के एम्बेसडर ने अभी निहोंशु के लिए जीआई टैग पाने के लिए एप्लीकेशन किया। निहोंशु यह एक मादक पदार्थ यानी कि दारू है, और यह पहली बार किसी जापानीज़ प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग की मांग की है, जो कि चेन्नई में जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। जीआई टैग जो कि एप्लीकेशन लेते हैं वहाँ पे यह पहली बार है किसी जापानीज़ प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग की मांग की जा रही है। और निहोंशु यह एक चावल से बनाया जाने वाला दारू है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग, जिसका अधिनियम 1999 यानी कि 1999 में आया था, जिसको 2003 में लागू किया था। और सबसे पहला भारत का पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग टी को। और हाल ही में दोस्तों उड़ीसा की काई चटनी को भी जीआई टैग मिला था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग मिलेगा। और तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टई नागस्वम इस पेंटिंग को भी जीआई टैग मिलेगा। महाराष्ट्र के सफ़ेद चावल और सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग मिलेगा। और केरल के एड्योर मिर्च को भी जीआई टैग मिलेगा। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को और वेस्ट बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को भी जीआई टैग मिलेगा। और नागालैंड की ककड़ी को भी जीआई टैग मिलेगा। राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिलेगा। और दोस्तों असम की जुडीमा राइस वाइन को भी जो कि जीआई टैग मिलेगा, जो कि जुडीमा चावल से बनी हुई एक वाइन है। और 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप टोक्यो जापान में ही होगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 54 पे भारत था, जापान इसमें टॉप पे था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में यह दोस्तों निहोंशु के लिए अभी जीआई टैग के रूप में, जो कि राइस से चावल से बनी हुई एक दारू है और जो कि जापान से बिलोंग करती है, उसी को हाल ही में जापान देश ने निहोंशु के लिए जीआई टैग के लिए मांग की है। और जापान के साथ अपन कौन कौन से दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं? धर्मागार्जियन करते हैं, जिमेक्स करते हैं, शन्यू मैत्री करते हैं, सहयोग काजिन करते हैं और एक मालाबार भी करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया के नेवी अभी शामिल की जाती है। और हाल ही में दोस्तों हाइबरी नामक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया था जापान ने। और हाल ही में यहाँ के दोस्तों पूर्व प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है शिंजो अबे, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। उनको हाल ही में अपन ने इंडिया के द्वारा नेताजी पुरस्कार और दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2021 में। और वह सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे दोस्तों जापान के। तो हाल ही में दोस्तों बात अभी जापान की है। जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की करेंसी येन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जी है। और यहाँ के संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है दोस्तों। जापान की संसद का नाम डायट है। तो हाल ही में जापान देश ने निहोंशु के लिए जीआई टैग पाने के लिए हाल ही में अप्लाई किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में मेंस कंपटीशन में डीपी मानू जी ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों हाल ही में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में मेंस कंपटीशन में डीपी मानू जी ने गोल्ड जीता। तो जेवलियन थ्रोवर है दोस्तों डीपी मानू जी, उन्होंने हाल ही में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 के मेंस कंपटीशन में गोल्ड जीता। तो बेंगलोर में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में मेंस कंपटीशन में डीपी मानू जी ने गोल्ड मेडल जीता। 81.23 मीटर भाला फेंक कर यह रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, जो कि जिन्होंने डायरेक्ट गोल्ड मेडल पा लिया।
रोहित यादव जी ने 79.30 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर जीता है नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के मेंस कंपटीशन में, जहां पे डीपी मानू जी ने गोल्ड मेडल जीता। और हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स अभी गुजरात में हुए थे, और गुजरात के 4-5 शहर में हुए थे, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, इस प्रकार के। और दोस्तों इसमें इन्होंने डीपी मानू जी ने वहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता था जेवलियन थ्रो में। और हाल ही में हमारी डिस्कस थ्रोअर है दोस्तों कमलप्रीत कौर जी, इनको अभी 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। और हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में हुए थे, जिसमें सर्विसेज टॉप पे था विथ 128 मेडल्स और 61 गोल्ड मेडल के साथ। और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे था, जिन्होंने 140 मेडल जीते, जिसमें से 39 गोल्ड थे। और तीसरे नंबर पे हरियाणा रहा, जिन्होंने टोटल 116 मेडल जीते, जिसमें से 38 गोल्ड मेडल थे। तो हाल ही में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के मेंस कंपटीशन में हाल ही में डीपी मानू जी ने जेवलियन थ्रो में अभी 81.23 मीटर भाला फेंक कर यह रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022 में 22nd ग्लोबल एडिशन का आयोजन कहाँ किया गया। तो हाल ही में वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022 में 22nd ग्लोबल एडिशन दुबई में आयोजित किया गया। तो 17 से 19 अक्टूबर 2022 के बीच में 22nd ग्लोबल एडिशन ऑफ वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट का आयोजन किया गया। तो ब्लॉकचेन पर चर्चा और एक्शन लेने के लिए हाल ही में वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022 का आयोजन दुबई में किया गया, जिसका 22nd ग्लोबल एडिशन था। और दोस्तों दिसंबर 2022 का समिट बैंकॉक में होगा। और ब्लॉकचेन यह वह सिस्टम है जहां पे सारे क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को कोई कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है, उसे ही ब्लॉकचेन कहा जाता है। और 2021 में स्टूडेंट्स को डिजिटल बेस्ड ब्लॉकचेन आधारित डिग्री देने के लिए आईआईटी कानपुर ने एक सिस्टम को भी शुरू किया गया था। और दोस्तों अभी दुबई की है, तो दुबई अभी 100% पेपरलेस गवर्नेंस करने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई थी दोस्तों, दुबई सरकार। तो हाल ही में वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022 में 22nd ग्लोबल एडिशन में को दुबई में आयोजित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 5 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन 1 से लेके 5 नवंबर तक किया गया। भारत जल सप्ताह के रूप में जाना जाने वाला 1 नवंबर से 5 नवंबर तक किया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया, ग्रेटर नोएडा से शुरू किया गया, जिसका थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वेलिटी। और द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है जो कि बिलोंग्स टू उड़ीसा और झारखंड की गवर्नर भी रह चुके हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। और हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क को शामिल किया गया। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। तो राज्य की सभी प्रकार की मछलियाँ होंगी दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों मछुआरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी काम करेगा। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यह एक्वा पार्क को शुरू किया गया, जो कि 2019 में शुरू किया गया था पीएम मत्स्य संपदा योजना को। और देश में मजबूत फिश कल्चर को डेवलप करना इसका उद्देश्य है। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया गया था। और हाल ही में फेमस सोशल वर्कर इलाबेन भट्ट जी का निधन हुआ 89 वर्ष की उम्र में। हाल ही में फेमस सोशल वर्कर इलाबेन भट्ट जी का निधन हुआ। स्वरोजगार महिला सेवा संघ की संस्थापक थी इलाबेन भट्ट जी। और 1977 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। 1984 में राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला था। और 2010 में निवानु शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1986 में गुजरात की गरीब महिलाओं को एम्पावर करने के लिए हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2016 से साबरमती आश्रम की चेयरपर्सन भी थी और राज्यसभा सांसद भी रह चुकी है। वर्ल्ड बैंक की एडवाइज़र के रूप में भी काम कर चुकी है दोस्तों इलाबेन भट्ट जी, जो कि एक फेमस सोशल वर्कर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व
रानीपुर टाइगर रिजर्व बना। यूपी में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व को बनाया गया भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। और दोस्तों 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य। और 53वां टाइगर रिजर्व अभी छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को बनना था, पर अभी यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व को सरकार ने मंजूरी मिल गई। और दोस्तों इसीलिए गुरु घासीदास को नहीं मिला यह सम्मान। और यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। पहला था दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा था पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और भारत में टोटल 2967 टाइगर्स है। एमपी में 526, कर्नाटक में 524 है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक को रेने नेबैजी ने लिखा है। और हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो दोस्तों 31 अक्टूबर को हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी दोस्तों, हाल ही में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच में। और हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया। और हाल ही में राजस्थान के मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल मॉन्यूमेंट राष्ट्रीय दोस्तों स्मारक के रूप में घोषित किया गया। तो 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल मॉन्यूमेंट यानी कि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित किया गया था। और दोस्तों दिल्ली का दोस्तों एक अनंग ताल लेक है, उसको भी हाल ही में नेशनल मॉन्यूमेंट राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया था। और हाल ही में दोस्तों 41वें शारजाह इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का आयोजन यूएई में किया गया। तो शारजाह शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी जी ने 1 नवंबर 2022 को शारजाह इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और भारत के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के रिप्रेजेंटेटिव ने इस शारजाह इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में रिप्रेजेंटेशन दिया, पार्टिसिपेट किया। और हाल ही में ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट 2022 की मेज़बानी केरल राज्य करेगा। 25 से लेके 28 नवंबर 2022 के बीच में ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट 2022 की मेज़बानी केरल करेगा। और दोस्तों इस कंपटीशन में 25 देशों के 200 से ज़्यादा साइकिलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में आर.के. सिंह जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज यूएई के 22 वर्षीय लेग स्पिनर कार्तिक मैयप्पन जी को नियुक्त किया गया, वह बन गए। तो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, उसी में अभी हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कार्तिक मैयप्पन जी बन गए हैं दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले वह टोटल में 5वें गेंदबाज है, बॉलर है। और हाल ही में जापान देश ने निहोनशु, जो कि एक चावल से बनाया जाने वाला दारू है, इसको लिए जीआई टैग पाने के लिए अप्लाई किया है चेन्नई में। और हाल ही में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में मेंस कंपटीशन में डीपी मनू जी ने गोल्ड मेडल जीता। जेवलिन थ्रोवर है, बेंगलोर में आयोजित किया गया था। 81.23 मीटर भाला फेंककर रोहित यादव जी ने 79.30 मीटर भाला फेंककर सिल्वर जीता था। और 36वें नेशनल गेम्स 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में डीपी मनू जी ने। और हाल ही में वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022 के 22nd ग्लोबल एडिशन दुबई में आयोजित किया गया। तो 17 से 19 अक्टूबर 2022 के बीच वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022 में 22वां ग्लोबल एडिशन अभी दुबई में आयोजित किया गया। तो ब्लॉकचेन पे चर्चा और एक्शन लेने के लिए हाल ही में 22वां ग्लोबल एडिशन दुबई में आयोजित किया गया है। और दिसंबर 2022 में बैंकॉक में होगा समिट दोस्तों। तो हाल ही में वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022 में 22nd ग्लोबल एडिशन दुबई में आयोजित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 5 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस और उनकी रिवीजन क्लासेस पाने के लिए
हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। दोस्तों अभी बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों कल के वीडियो में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया। तो हाल ही में ग्रेटर नोएडा में, यूपी ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ इंडिया के पहले और भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो यूपी का पहला डेटा सेंटर है जो कि 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया। सेक्टर नॉलेज पार्क 5 में हीरानंदानी ग्रुप द्वारा 250 मेगावाट कैपेसिटी वाला डेटा सेंटर स्थापित किया गया यूपी के ग्रेटर नोएडा में, और 3 लाख स्क्वायर मीटर में फैलाया गया है, बनाया गया है दोस्तों इसे। तो दोस्तों यह थे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब। और दोस्तों अभी आज के वीडियो में पूछा गया प्रश्न कौन सा है, तो आज के वीडियो में अपन पूछेंगे कि हाल ही में भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों यह है आपका आज का प्रश्न। तो यह थे दोस्तों 5 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।